नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूं। इस लेक्चर को आप भले ही डबल स्पीड में देखिएगा, लेकिन इसका एक एक सेकंड जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने इस लेक्चर को पूरा देख लिया तो अगर आप एमपीएलआरसी पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ना बंद कर देंगे और बोलेंगे हम तो सर के साथ ही पढ़ेंगे, भले ही 4 दिन बाद पढ़ें। और अगर आपने पढ़ना नहीं शुरू किया है तो स्वाभाविक सी बात है कि आप हमारा कोर्स ले ही चुके हैं और वेट कर ही रहे हैं। तो एमपीएलआरसी पर जो कमांड रहने वाली है इस लेक्चर से आपको संपूर्ण रूप से पता चलने वाली है। मैं हर एक एक डायमेंशन कवर करने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन आपके आगे का समय पूर्ण रूप से ये बचाने वाला है। ऐसा लेक्चर आपको कोई भी कोचिंग संस्थान वाला नहीं देने वाला है। ढूंढ कर देख लेना, सीधे आएंगे और पढ़ाना शुरू कर देंगे, लेकिन बिना स्ट्रेटेजी के एमपीएलआरसी आप कितना भी पढ़ लो कवर हो ही नहीं पाएगा। सब बातें मैं बताने वाला हूं, क्या क्या गलतियां आप कर रहे हैं जो आपकी इस एग्जाम को क्लियर करने में सबसे बड़ी बाधा बनने वाले हैं। तो जय श्री महाकाल सभी को। तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, जिसे आप एमपीएलआरसी भी कहते हैं, नायब तहसीलदार परीक्षा के लिए एक अत्यंत एवं महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। सिलेबस में इसके लिए कुल कितने प्रश्न अलॉट किए गए हैं? तो 25 प्रश्न स्पष्ट रूप से अलॉट किए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या 25 प्रश्न ही आएंगे? तो इसका जवाब भी मैं आगे आपको देने वाला हूं। जितने भी कोचिंग संस्थान हैं आपको एमपीएलआरसी ही पढ़ा रहे हैं। स्वाभाविक है, बच्चों को हाल फिलहाल में सिलेबस में सिर्फ एमपीएलआरसी ही दिख रहा है और इसी को पढ़ाकर तो कोचिंग संस्थान वाले आपको सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट करवा के बेवकूफ बना देंगे। बस यही आप गलत दिशा में पढ़ रहे हैं। इसीलिए यह वीडियो मेरे लिए लाना बहुत जरूरी हो गया कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो एकदम सही दिशा में पढ़े, ना कि गधे हम्माली जैसी मेहनत करके, क्योंकि हर बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति सिलेक्ट नहीं हो पाता है, लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ने वाला और कम समय में सही मेहनत करने वाला सिलेक्ट हो जाता है। यह एग्जाम्पल आपने कई सालों से और कई बार देखने की मतलब आपने देख ही लिया होगा। तो एमपीएलआरसी को पढ़ना शुरू करने से पहले यह जानना जरूरी है कि एमपीएलआरसी को पढ़ना कैसे है। तो इस वीडियो को पूरा देखे बिना अगर आपने एमपीएलआरसी पढ़ना शुरू कर दिया है तो भैया रुक जाइए। यह वीडियो एमपीएलआरसी के पढ़ने का आपका पूरा का पूरा जो तरीका है वो ही बदल देगा। जैसा कि मैंने आपको कहा है, मैं हर एक डायमेंशंस पर बात करूंगा इस लेक्चर में। एमपीएलआरसी से रिलेटेड और भी कुछ बातें जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। सबसे पहले तो मैं उन सभी पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, साथ ही साथ जो एलडीसी है, यूडीसी है, उन सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो इससे रिलेटेड ग्रुप है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रुप बन चुका है। 1000, शायद मैं स्क्रीनशॉट डालना भूल गया हूं उसका, तो 1000 से भी ज्यादा हमारे इस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे लोग जुड़ चुके हैं। तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है, कृपया करके आप जुड़ जाइए। और केवल ग्रुप में जुड़ने की बात छोड़िए, जितना मैंने सब्सक्रिप्शन की एक सीमा रखी थी कि इस सब्सक्रिप्शन के बाद में फीस बढ़ा दूंगा और कुछ समय बाद सब्सक्रिप्शन बंद कर दूंगा, उसकी भी समय, या हम बोल सकते हैं उसकी भी जो लिमिट है वो पूर्ण रूप से अब खत्म होने वाली है। फीस भी बढ़ने वाली है। कोर्स से रिलेटेड भी मैं पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन यह नहीं करने वाला हूं कि 30 मिनट में 25 मिनट तो मैं आपको कोर्स बेचने पर ही लगा रहूं, क्योंकि मैं आपको सिलेक्शन दिलवाने आया हूं, कोर्स बेचने के लिए नहीं। ये सब बातें आपको धीरे धीरे पता चलने वाली है। अब आप एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि कोचिंग वाले कुछ बेहतरीन एआई इमेजेस, इन्फोग्राफिक आपको दिखाएंगे, सामने एमपीएलआरसी लिखी रहेगी, धारा लिखी रहेगी, उसको पढ़ देंगे और अंदर का पढ़ देंगे और आप सिलेक्ट हो जाओगे? तो रीड करके अगर पढ़ना होता तो ये तो आप भी पढ़ लोगे ना। अगर ऐसे ही आप पढ़ रहे हो तो आप तो मूर्ख हो, क्योंकि ये काम तो आप खुद किताब लाकर भी कर सकते हो ना। अभी तो आप ताली बजा लोगे कि वाह 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 सब हो गया, लेकिन कुछ महीने बाद आप नील बटे सन्नाटे हो जाओगे, क्योंकि आपने केवल रीड किया है, याद नहीं किया है।
तो ये करना सबसे पहले तो आप बंद कर दो। मैं आपको स्पष्ट तौर पर ये पहली बात बता रहा हूं कि केवल रीड करने से MPLRC नहीं याद होने वाली है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी गलती आप क्या कर रहे हो और कोचिंग वाले आपको कहां मूर्ख बना रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, MPLRC आपके सिलेबस में कितने नंबर का दिया हुआ है? 25 नंबर का दिया हुआ है। फिर नियम से रिलेटेड अगर हम बात करें तो नियम कितने नंबर के आएंगे? 30 नंबर के आएंगे। राजस्व, शब्दावली का प्रारंभिक ज्ञान, नाम और ये सभी, ये कितने नंबर का आएगा? तो 20 नंबर का आएगा। मतलब आप MPLRC 25 नंबर का पढ़ने के चक्कर में इन पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो जो 50 नंबर का आने वाला है। और आपको क्या लगता है कि MPLRC आप 15 दिन में, 20 दिन में जो लेक्चर पढ़ा रहे हैं कोचिंग संस्थान वाले, उनका रीड करके और आपको सब याद हो जाएगा? मतलब आप एकदम मूर्ख वाला काम कर रहे हो। आप तो एग्जाम को क्लियर करके बैठे हुए हो ना, तभी एग्जाम दे पा रहे हो, फिर भी इतनी बड़ी गलती कर रहे हो। तो फिर तो मैं आपको पता नहीं आप कौन सी दुनिया में हो। तो MPLRC में ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पढ़ना नहीं है, MPLRC पढ़ना है, लेकिन केवल MPLRC पढ़ते रहोगे तो आप नियम कब पढ़ोगे जो कि 30 नंबर के आएंगे, जिसमें वेतन, भत्ते, अवकाश, सिविल सेवा आचरण, अपील वर्गीकरण, सेवा की सामान्य शर्तें, पेंशन नियम, फंडामेंटल नियम सब है, कुछ इनडायरेक्ट नियम है। ये आप नहीं करोगे तो आपको ये लगता है कि हम ये बाद में कर लेंगे और बिना रिवीजन के चले जाओगे। एक बार रिवीजन कर लोगे, आप इसको ला ही नहीं पाओगे, क्योंकि इन सभी धाराओं को मिलाकर इससे ज्यादा 264 धाराओं से ज्यादा हो जाएगा। कैसे याद करोगे? तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर ये 20 नंबर का बहुत जरूरी है। आप 25 नंबर के लिए 50 नंबर को बाद पर छोड़कर जा रहे हो। कोई कोचिंग संस्थान वाला नहीं पढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि सबको, बच्चों को MPLRC दिख रहा है कि 25 नंबर का MPLRC। अरे भैया, कुछ नहीं है MPLRC में। आप मेरे से पढ़कर देखना, आप बोलोगे वाह सर मजा आ गया। 25 नंबर के लिए आप 50 नंबर छोड़कर जा रहे हो। तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि ये अंत में ना तो रिवाइज हो पाएंगे और ना ही फिर याद कर पाओगे, क्योंकि बहुत कुछ आपको पढ़ना रहेगा। लेकिन मैंने 5 नियम 31 तारीख के पहले पहले खत्म करवा दिए। 6 नियम आपके खत्म हो जाएंगे 31 अगस्त तक। 60% लगभग खत्म हो जाएगा हमारा। और ऐसा नहीं किया है, रीड किया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, नहीं, एक एक बात इन डेप्थ समझाई है, नियमों को कोरिलेशन से याद करवाया है। ये हम 1 सितंबर के बाद शुरू कर देंगे। मतलब सितंबर में हम इसको पूर्ण रूप से 50 नंबर को समाप्त करके और इनको टेस्ट मोड में लेके आ जाएंगे। और आप बैठे रहोगे, ये याद ही नहीं हुआ तो कब याद करोगे? मतलब ये तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जहां ज्यादा वेटेज है और जल्दी खत्म हो सकता है बजाय दूसरे के, उसको आपको साथ में लेकर चलना है। और MPLRC तो लेकर चलना ही है। इन सभी नियमों को जो मैंने पढ़ा दिया है, ऊपर आई बटन क्लिक कर लेना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जितने लेक्चर यूट्यूब पर है, पूरे नहीं मिलेंगे, कुछ ही भाग मिलेंगे, बाकी आपको पूरे हमारे कोर्स में ही मिलने वाले हैं। कोर्स की जानकारी मैं आपको बीच में अभी दूंगा। और MPLRC को भी फिर आपको लेकर चलना है। वो कैसे चलना है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये गलती जो अगर आप कर रहे हो तो ये मत करो। मेरे साथ इसको पढ़ लो, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको याद हो जाएगा। आपको अगर मैं स्क्रीनशॉट बताऊं तो आप इसको, है ना, करीबन 100 मैसेज मुझे ऐसे मिल चुके हैं। अब मैं सबके तो स्क्रीनशॉट नहीं डाल पाऊंगा। आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पटवारी अशोकनगर वाले हैं, ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर है भोपाल के, ये लोकेश जी है ना, बहुत सारे ऐसे मैसेज। तो आप स्क्रीनशॉट लेके एक एक चीज पढ़ लो जो मैंने नियम को पढ़ाया है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आगे भी देख सकते हो, ये तो साफ साफ बोल रहे हैं, इनके दोस्त कोर्स लेकर बैठे हैं, बहुत महंगे। ये बोल रहे हैं आपने बहुत मेहनत की, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ये सब छोड़ो, ये आप देखो, क्योंकि सब पागल बना रहे हैं, पढ़ के सुना रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि जो भी देख रहे हैं वो बहुत अच्छे थे पढ़ने में, ठीक है। खुद से सेल्फ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन समझना बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अब ऑफिशियली नियम पढ़ने में मस्त लग रहा है।
है ना। तो मैंने ये कमेंट भी किया कि बिल्कुल यही बात है, फिर भी कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है, और जब समझ आएगा मेरा कोर्स लेने का मतलब भी नहीं रह जाएगा। तो आपको जो नियम मैंने पढ़ा दिए हैं, है ना, कौन कौन से नियम पढ़ा दिए हैं, तो YouTube पर ये लिस्ट देकर रखी है, जिसमें मैंने सिविल सेवा आचरण नियम पढ़ा चुका हूं। 10,000 व्यूज हो चुके हैं 12 दिन में, ठीक है। ये पूरा पढ़ाया है मैंने एक एक बेहतरीन तरीके से। कुछ थोड़ा ही भाग है, बाकी कोर्स में मिलेगा। सिविल सेवा आचरण नियम गेट परिपत्र कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम पढ़ा दिया है। सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्तें पढ़ा दिए हैं। ये सभी आपको कोर्स में पूरे के पूरे मिलेंगे जब आप हमारा कोर्स लेंगे। अभी कोर्स के बारे में जानकारी ज्यादा नहीं दे रहा हूं, इतनी बात बता रहा हूं कि ये सभी कोर्स में आपको मिल जाएगा। इसके बाद इसकी पीडीएफ भी टॉपिक की, और हर टॉपिक के नीचे पीवाईक्यू एमसीक्यूज के लिए क्विज भी दे दिए, टेस्ट अलग से मिलेंगे। तो इतने नियम तो हम खत्म ही कर चुके हैं, जो कि 50 नंबर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब जो एमपीएलआरसी में घुसा हुआ है, कितना भी पढ़ लो, अंत में फिर से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अभी ठीक प्रकार से पढ़ ही नहीं रहे हो। तो एक गलती तो ये हो गई। तो क्या करना है आपको? पहली बात तो जो मैंने आपको बता दिया है कि इन 50 नंबर पर आप फोकस जरूर रखो एमपीएलआरसी के साथ, और इनको भी रीड करके नहीं जाना है मेरा। आप एक ही लेक्चर देख लो जो YouTube पर है, ऊपर क्लिक करके देख लेना, आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि पढ़ना कैसा है, आपकी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। तो मैंने जैसा कि बोला कि रीड करने से एमपीएलआरसी खत्म नहीं होने वाला है। बात करते हैं कितने नंबर का आएगा, फिर इसे कैसे पढ़ना है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर मैं ये भी बताऊंगा अभी आपको कि हम एमपीएलआरसी को कैसे पढ़ाएंगे, मैं ही पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो देखो सिलेबस में एमपीएलआरसी कितने नंबर का दिया हुआ है, तो 25 नंबर का दिया हुआ है। लेकिन अगर आप 2018 के पेपर को रिव्यू करोगे तो बहुत ध्यान से सुनना, एमपीएलआरसी से कुल प्रश्न कितने आए थे डायरेक्ट अगर हम बात करें तो 22 प्रश्न हमको डायरेक्ट देखने को मिले थे। इनडायरेक्ट प्रश्न आपको कितने देखने को मिले थे? 3 देखने को मिले थे, तो 25 नंबर। देखो आपका पेपर देखने का तरीका अलग हो सकता है, मेरा पेपर देखने का तरीका अलग हो सकता है। तो आपको कभी 20 मिल सकते हैं, कभी 30 मिल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि सिलेबस के अनुसार ही प्रश्न आएंगे, लेकिन सीधे नहीं आएंगे, इनडायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। इन 2018 के पेपर के हिसाब से मैंने इसको 2 भाग में डिवाइड किया है, और यही सबसे मेन फंडा है। इसको अगर आप समझ लिए तो आप 100% प्रश्न एमपीएलआरसी के सही कर आ जाएंगे। कठिन भी है और थोड़ी सी समस्या भी है, लेकिन आप मेरे साथ पढ़ोगे, आप बोलोगे सर मजा आ गया। तो समझो पहले ये फंडा क्या है। देखो ये जो 22 या 25 प्रश्न की मैं बात करूं तो कॉन्सेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग वाले प्रश्न जो अंदर से आते हैं वो कुल कितने प्रश्न आए? 17 प्रश्न आपसे पूछे गए, और सीधे धारा संख्या पूछी गई कि भैया ये भू राजस्व की परिभाषा किसमें दी गई है, आम्रकुंज की परिभाषा किसमें दी गई है, या भू सर्वेक्षण संख्यांक की परिभाषा किसमें दी गई है, या उल्टा भी पूछा जा सकता है कि आबादी किसमें परिभाषित की गई है। इस प्रकार के 7 प्रश्न आपसे पूछे गए, 7 से 8 प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए। मतलब आना 25 के आसपास ही है और 25 ही है, लेकिन इस प्रकार से आएंगे। अब आप समझो 90% लोग अंदर की बात तो पढ़कर जाने ही वाले हैं कि भैया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कितना टाइम ड्यूरेशन, कौन सदस्य कौन अध्यक्ष, सब पढ़कर जाएंगे। लेकिन फिर वही बात है, केवल रीड कर जाओगे। मैं आ गया, मैंने बोल दिया कि ये धारा संख्या ये है और ये है, फिर इसमें ये चीज होती है, रीड करके बोल दिया, तो ये मैंने बोला आप भी कर सकते हो। लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाले प्रश्न को भी तो बहुत डिटेल में समझना आवश्यक है, इसलिए मैंने 100% नहीं बोला है। तो 90% बच्चे तो ऐसा पढ़ के जाएंगे ही जाएंगे। आपको मैं बता रहा हूं 100 में से 2 से 5 लोग केवल और केवल पूरी धाराओं को याद करके जाएंगे। अब आप सोचो इतने कंपटीशन वाले समझ में, जहां एक एक नंबर आपको बाहर और अंदर कर देगा, वहां पर आप इस प्रकार के कौन सी धारा में क्या है या किस धारा में क्या लिखा हुआ है वो छोड़कर चले जाएंगे।
तो आप कितने पीछे हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, यही 7 से 8 नंबर आपको सिलेक्शन दिलवा देंगे। और आप सुनो मेरी बात ये कि क्योंकि 264 धाराएं, 19 अध्याय, 3 अनुसूची को याद करना क्रम से, कोरिलेशन से, परिभाषाएं जो ए से लेकर Z5 तक है उनको ध्यान करना कठिन है, याद करना कठिन है। कोई कोचिंग वाला नहीं याद करवाएगा, क्योंकि सब के सब सब्सक्रिप्शन बेचने में लगे हुए हैं। इतनी मेहनत कौन करे, तो केवल रीड करके आके बोल देते हैं, आप बढ़िया ताली बजाओगे, लेकिन एग्जाम में ये आपसे नहीं बनने वाले हैं। तो क्या बोला मैंने कि जब तक इन पर आप बहुत अच्छे से कमांड नहीं करोगे, आप 25 में से कितने नंबर लेकर आओगे, 15-16 ही नंबर लेकर आओगे ना। लेकिन जो यहां पर 22-23 नंबर लेकर आ गया, आप 100% सिलेक्ट हो जाओगे। तो ये लोग क्या सोचकर नहीं कर जाएंगे, अरे इतनी धारा कैसे याद होगी, कौन याद करे, बाद में देखेंगे, बस खत्म हो गया फिर उनका, आप काम तमाम समझ लेना। तो बस यही पंडा है जिसे आपको समझना है। और मैंने बोला है कि कंपटीशन की दुनिया में कॉन्सेप्ट्स और अंदर का तो सब पढ़ लेंगे, मतलब 17 में से 10, 11 नंबर, 12 नंबर तो सब लेकर आ जाएंगे। लेकिन सिलेक्शन लेना है तो इन 7 से 8 प्रश्नों को बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करना है, आप हजारों से आगे निकल जाओगे। क्योंकि आप समझो, जो सब कर जा रहे हैं वो आप भी कर जा रहे हो, तो रैंक में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जो केवल 1 से 2% लोग कर जा रहे हैं और आप उसे सही कर आ रहे हो, आप हजारों से आगे पहुंच जाओगे और मेरिट के अंदर सिलेक्शन ले जाओगे। यही फंडा हमको स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। क्योंकि स्वाभाविक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये बात ध्यान से सुनना, स्वाभाविक सी बात है कि 100% लोग जो एग्जाम देंगे वो मुझसे तो नहीं पढ़कर जाएंगे, लेकिन 100% जो मुझसे पढ़कर जाएंगे उनको तो ये 264, 19 अध्याय, 3 अनुसूची धाराएं याद करवा दूंगा। ये मेरी गारंटी है। अभी जल्द ही परिभाषाओं वाला लेक्चर आने वाला है, सब कुछ आपको घुटा जाएगा। 2 तरीके होते हैं किसी चीज को पढ़ने के लिए, इसको भी आपको समझना बहुत आवश्यक है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, मान लीजिए हम MPLRC ही पढ़ रहे हैं, एक होता है कॉन्सेप्ट और एक होता है रट्टाफिकेशन, मतलब रटना। अगर अंदर क्या क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट वाली बात, समझने वाली बात, उसको आप रटोगे, मूर्ख हो। रटने वाली चीज को समझोगे, मूर्ख हो। कारण क्या है, कौन सी धारा में क्या है, क्या मतलब उसको समझने से, वो तो रटना है ना। जो समझना है उसको रटने से क्या मतलब, वो तो समझना है ना। तो जो ये केवल करके जाएगा उसको भी पूरे नंबर नहीं आने वाला है, जो केवल ये करके जाना है उसको भी पूरे नंबर नहीं आने वाले हैं। मतलब पूरा का पूरा करने के बाद आप 25 में से, मैं तो लिख के दे रहा हूं, ठीक है, लिख के दे रहा हूं कि 25 में से 23-24 आप नहीं आराम से कर दो तो मुझे बोलना। मेरे इतिहास को एक बार आप YouTube चैनल पर और मेरी ऐप पर और बच्चों से देख लेना, पूछ लेना, आपको मैंने जो पढ़ रहे हैं उनका भी दिखा दिया है पूरी की पूरी चीजें। अब आइए मैं आपको डिकोड करवा देता हूं पहले कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं और आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, बस इतनी सी बातें आप समझ लो। देखिए, कुल अध्याय कितने हैं MPLRC में, तो भैया कुल अध्याय अगर मैं बात करूं तो 19 अध्याय हैं। कुल धाराएं कितनी हैं, तो धाराएं अगर मैं बात करूं तो 264 धाराएं, जिसमें से कई तो विलोपित है। ठीक है, 264 लग रही है लेकिन 164 के लगभग ही पढ़ना है, क्योंकि कई सारी विलोपित है, हम सभी को पता है। जिसको नहीं पता है बता देता हूं, ये भी नई बात पता चली होगी। कुल अनुसूची कितनी है, शेड्यूल कितनी है, तो भैया 3 अनुसूची हमें देखने को मिलती है। परिभाषाओं की बात करें, है ना, जो कि धारा नंबर 2 है, इसके अंतर्गत परिभाषाएं आपको दी गई है। ये कहां से कहां तक है, तो Z से लेकर A से लेकर Z5 तक परिभाषा दी गई है। और ये जो परिभाषाएं हैं मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, MPLRC में 25 में से 8 से 9 प्रश्न केवल इसमें से ही आएंगे, जिसमें धारा संख्या भी पूछ ली जाएगी और अंदर का तो पूछा ही जाएगा। तो इसके बाद जो सेकंड लेक्चर है ना, वो परिभाषाओं से
से ही रिलेटेड होगा। मतलब पहला लेक्चर कौन सा है, कैसे पढ़ना है MPLRC स्ट्रेटेजी वाला, जो आपको ये दिख रहा है। इसके बाद कुल 19 के 19 अध्याय बेहतरीन तरीके से कौन से अध्याय में क्या लिखा है और किस अध्याय में कहां से कहां तक की धाराएं हैं, यह आपको पढ़ाना जरूरी है। क्यों, अभी आपको बताऊंगा। तीसरा लेक्चर आपको फिर मिलने वाला है परिभाषाओं के कोरिलेशन से रिलेटेड। ठीक है, अंदर का कैसे पढ़ेंगे सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये क्रम में आपको इस प्रकार से मैं पढ़ाने वाला हूं। अब देखिए, ये सभी चीजें जो मैंने आपको बताई है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे बहुत सारे बच्चे अध्याय पढ़कर नहीं जाएंगे तो दो तरीके से काम आने वाला है। एक तो कॉमन सेंस से कोई प्रश्न आप सही कर दोगे, कैसे वो आगे बताऊंगा। और पीबीए सोचेगा कि यार इस अध्याय में क्या लिखा है, ये हर कोई पढ़कर नहीं जाएगा, चलो ही इसको ही पूछ लेते हैं अपन। तो ऐसा पूछा जा सकता है अध्याय 4 में क्या लिखा हुआ है। तो भैया अध्याय 4 में क्या है, राजस्व अधिकारी और राजस्व न्यायालय की प्रक्रियाओं के बारे में दिया गया है। ऐसा पूछा जा सकता है कि भू सर्वेक्षण किस अध्याय में दिया है, तो अध्याय नंबर 7 में दिया है। इस प्रकार के प्रश्न रटने वाले हैं, तो बिना रटे वाले काम में तो आप 7-8 में लट्टू हो जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर धाराओं में पूछ लिया जाता है ऐसा कि धारा 16 किससे रिलेटेड है, तो कलेक्टर को नियुक्त करने की शक्ति से रिलेटेड है। यह पूछ लिया जा सकता है कि भू राजस्व की परिभाषा किस में दी गई है, तो धारा 61 में दी गई है। मुझे कैसे याद है, क्या मैं MPLRC रट के बैठा हुआ हूं, पहले से नहीं बैठा हूं ना, मुझे कैसे याद है, ऐसे ही आपको याद होगा। आपसे यह पूछ लिया जा सकता है भू अभिलेख की परिभाषा किस में दी गई है, 114 में दी गई है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि पटेलों की नियुक्ति किस में की गई है, तो 222 में पूछी गई है, कही गई है। 3 अनुसूचियों में से इस प्रकार के तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पहली अनुसूची कौन सी धारा से रिलेटेड है, तो 40-41 से रिलेटेड है। यह पूछा जा सकता है अनुसूची 1 किससे रिलेटेड है, तो जो राजस्व न्यायालय की कार्यविधि है उससे रिलेटेड है। अनुसूची 2 किससे रिलेटेड है, तो 259 से रिलेटेड धारा है ये। इस प्रकार के अनुसूची से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न आना ही आना है, इसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब ये आएंगे ही आएंगे। 25 में से 15 प्रश्न अंदर से पूछे जाएंगे, तो संख्या वाले प्रश्न लगभग 8 से 10 पूछे जाएंगे। हो सकता है ये ज्यादा हो जाए, तो फिर तो आप और मुश्किल में पड़ जाओगे। परिभाषाएं, जैसे मैंने बोला, परिभाषा से आपको 25 में से 8-9 नंबर का इसमें से ही दिखने वाला है। पिछले प्रश्न ही आप भले ही देख लो। तो परिभाषाओं में कि आबादी कौन से में परिभाषित की गई है, तो 2A में परिभाषित की गई है। सर्वेक्षण संख्यांक किस में परिभाषित किया है, तो 2X में परिभाषित किया है। ग्राम किस में परिभाषित है, तो Z5 में परिभाषित है। सुधार किस में परिभाषित है, मतलब इंप्रूवमेंट, तो 2J में परिभाषित है। फलोद्यान तो 2P में परिभाषित है। इस प्रकार से आपसे संख्या में प्रश्न पूछे जाएंगे। स्पष्ट है कि 4-5 बार रीड करके और बेसिक लेक्चर जहां पर आपको केवल ये संख्या इसमें है, ये धारा इसमें है, और अंदर का रीड करके चले जाने से आप इसको सही नहीं कर पाओगे। आपने जितना भी पढ़ा है, अगर मैं आज पूछ लूं आप नहीं बता पाओगे। कितना याद रखोगे 264 धाराओं में से, और आज आप कितना भी MPLRC पढ़ लो, आगे आपको फिर से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आप अभी करे हो, क्योंकि रिवीजन करना भी तो बहुत जरूरी है। बिना रिवीजन के तो आप कितना भी पढ़ लो नहीं बनेगा। इन सभी मेहनत को मैं आपकी बचा दूंगा। तो ये तो डिकोड कर दिया, अब इसे स्मार्ट तरीके से पढ़ना, बेहतर स्ट्रेटेजी और कोरिलेशन से, ताकि हम कॉमन सेंस से ही प्रश्नों को सही कर दे, वो मैं आपको बता देता हूं। मतलब अध्याय पढ़ना क्यों जरूरी है, इस पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो अध्याय हम पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहला जो एक लेक्चर आपको मिलेगा, इसमें अध्याय 19 के 19 जितने भी है उसको मैं आपको क्या करवा दूंगा, रटवा दूंगा, घुटवा दूंगा। और किस अध्याय में कितनी धारा है, जैसे अध्याय 1 में एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, मान लीजिए 1 से लेकर 2 तक है। अध्याय 2 में मान लीजिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 3 से लेकर 10 है। अध्याय 19 में हमने ये बोल दिया कि भैया 260 से लेकर 64 है। ठीक है, तो अध्याय 1 में क्या है, किससे रिलेटेड है और इसमें कितनी धाराएं हैं, इसको याद करने से
आप कॉमन सेंस से ही कई प्रश्नों को सॉल्व कर दोगे। 264 की 264 धारा याद होने के बाद भी ये आपको बहुत आसान कर देंगे, मतलब आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब मैं परिभाषा और अध्याय से रिलेटेड टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगा, जहां पर कोरिलेशन से याद करवाऊंगा, मैं पहले कुछ प्रश्न बताऊंगा और अंत में उन प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा। तो क्यों जरूरी है अध्याय, उसको मैं बता देता हूं। जैसे एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि संभाग के आयुक्त या संभाग आयुक्त जो होते हैं, इनको नियुक्त करने की प्रक्रिया कौन सी धारा में दी गई है, हम अध्याय से ही कैसे धारा निकाल देंगे, ये मैं आपको भी बताता हूं, है ना। हम ये मान लेते हैं कि अभी मैंने आपको कोरिलेशन से अध्याय 19 के 19 पढ़ा दिए हैं और कौन सी अध्याय में कितनी कितनी धारा है ये भी पढ़ा दिया। अभी बताऊंगा कैसे पढ़ेंगे ये, है ना। तो अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपको ये पता है, तो मैं आपको कुछ ऑप्शन देता हूं, जैसे 14 हो गए, है ना, 27 मान लिया, 10 मान लिया, एक हमने ले लिया नोटा नन ऑफ द अबव। ये प्रश्न आपसे पूछ लिया गया संभाग आयुक्त की नियुक्त करने की शक्ति किसमें है, 14, 27, 10 या नोटा। अब धारा से भी निकाल पाओगे, जैसा कि मैं कोरिलेशन से पढ़ाऊंगा, और अध्याय से भी निकाल सकते हो। दो आपके चेक हो जाएंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सॉरी भैया, हाँ, तो मैंने क्या बोला, जैसे आपको अध्याय अभी याद है, तो देखिए हम पहले तो ये 14, 27, 10 इसको ही एलिमिनेट हमको करना पड़ेगा। तो हमको ये पता है बहुत अच्छे से कि अध्याय नंबर 2 जो है ना, अध्याय 2 किससे रिलेटेड है, तो अध्याय 2 है राजस्व मंडल से रिलेटेड, है ना। ये वास्तविक ऑथेंटिक तरीके से बता रहा हूं मैं। और ये 3 से लेकर 10 तक इसके अंतर्गत धाराएं हमें देखने को मिलती है। अब संभाग आयुक्त को नियुक्त करने की शक्ति किसमें है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि भैया 14 में है, 27 में है, 10 में है, नोटा, इनमें से किस में है। तो ये आपको पता है कि यार राजस्व मंडल की बात कही गई है 3 से लेकर 10 में। अब 10 यहां पर ऑप्शन है, तो ये तो गलत हो जाएगा, एलिमिनेट से आप 75% सही कर दिए। अब आप देखोगे तो अध्याय नंबर 3 जो है, इसमें राजस्व अधिकारी की नियुक्ति और शक्ति से रिलेटेड बात कही गई है। मुझे कैसे याद है, कोरिलेशन से ही तो याद है। आप भी ऐसे ही उत्तर दोगे, अभी जरा ठहर जाओ, है ना। 11 से लेकर 26 तक धारा 3 में दिया गया है, 11 से 26 तक में दिया गया है, मतलब 14 इसके बीच में ही आ रहा है। हो सकता है ये सही हो जाए, अभी हम कह नहीं सकते। अध्याय नंबर 4 किससे रिलेटेड है, प्रक्रियाओं से रिलेटेड है, जो कि 27 से लेकर 43 तक धाराएं हैं। अब प्रक्रियाओं से रिलेटेड है, तो मतलब यहां पर नियुक्ति तो नहीं होगी, ये भी गलत हो गया। और नन ऑफ द अबव की तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि यहां पर 11 से 26 में नियुक्ति है सभी राजस्व अधिकारियों की, तो 14 यहां पर उत्तर हो गया। अध्याय को ही अध्याय से ही आप उत्तर निकाल दिए। तो एग्जाम्पल भी मैं जब दूंगा, आपको कोरिलेशन पढ़ाऊंगा, तो एग्जाम्पल भी दूंगा कि एग्जाम में आपको कैसे करना है। इसके बाद परिभाषाओं को भी अपन इसी प्रकार से देखने वाले हैं कि भैया कौन सी धारा में कौन सी परिभाषाएं दी गई है। भैया आम्रकुंज हो गया, ग्राम हो गया, आबादी हो गया, सर्वेक्षण संख्या हो गया, हर एक चीज को हम स्पष्ट तौर पर देखने वाले हैं। फिर हम क्या करने वाले हैं, अध्यायवार धाराओं को कोरिलेशन से याद करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको मैं भी आपको समझा देता हूं। तो पहले मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अध्याय 19 के 19 याद कर लेंगे, और किस अध्याय में कितनी धाराएं हैं उसको हम याद कर लेंगे। परिभाषाएं याद कर ही लेंगे अलग से। लेकिन अब जैसे मैंने आपको ये बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले कि अध्याय 2 में इतनी धारा, अध्याय 3 में इतनी धारा, तो जैसे अगर आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए, धारा नंबर 114 में क्या है, धारा नंबर 200 में क्या है, धारा नंबर 50 में क्या है, धारा नंबर 90 में क्या है, धारा नंबर 30 में क्या है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने 200 की 264 धाराएं याद कर ली कोरिलेशन से। अब 200 नंबर की अगर धारा का प्रश्न पूछा गया है, तो हम एक धारा से तो पूरा कोरिलेशन याद करने नहीं बैठेंगे। मतलब हर 19 अध्याय, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, इस प्रकार से 19 तक हर अध्याय का अपना कोरिलेशन होगा, ठीक है। उस तरह से जब आपको जैसे अध्याय
मैंने यहां पर अभी आपको बताया भी था, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ही ले रहा हूं, अध्याय 1 से लेकर इसमें 2 है, अध्याय 2 में मान लीजिए 5 से लेकर 3 से लेकर 10 है, इस प्रकार से, है ना। तो कौन सी धारा कहां पर आ रही है, ध्यान से सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूं। अध्याय याद होने के बाद उसमें कितनी धाराएं हैं, जब आपको ये याद हो जाएगी और पूछ लिया गया कि 200 नंबर की धारा में क्या है, तो 200 नंबर की धारा जिस अध्याय में आ रही होगी उस अध्याय को ही आपको कोरिलेशन याद रखना है। मतलब एक बार मन में करना है, एग्जाम में मन में याद नहीं आ रहा हो तो रफ पेज में लिखना है और उत्तर दे देना है। अगर मान लीजिए 90 नंबर की धारा में क्या है ये पूछ लिया गया, तो नीचे का थोड़ी याद रखना है। आपको ये पता है कि अध्याय 19 के 19 मुझे पता है, मैं लिखूंगा और मुझे इस प्रकार से पता चल जाएगा कि अध्याय, ये जो धारा 90 है कौन से अध्याय में आ रही है, उसका कोरिलेशन मैंने लिखा, दिमाग में याद किया और उसके बाद उत्तर लगा दिया। अगर आप ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे हैं तो जिसने अभी तक मुझसे नहीं पढ़ा है, आप नियम वाले लेक्चर देख लो, आपको ये तरीका पता चल जाएगा कि हम किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। ऐसे जब आप पढ़ोगे तो आप मास्टर बन जाओगे। क्या बोला मैंने, मास्टर बन जाओगे, हर एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, PYQs और MCQs से दूर रहो। अगर आप कोई भी ऐसी क्लास देख रहे हो जहां पर MPLRC आपको कोई किताब भेज दी है MCQs की, या फिर जो लोग MPLRC केवल MCQs से पढ़ा रहे हैं, आप सबसे बड़े मूर्ख हो और पढ़ाने वाले तो बहुत ही मूर्ख है, क्योंकि पीबी अपने हिसाब से प्रश्न बनाएगा। अगर मान लीजिए 5000 प्रश्न ऐसी क्लास ऐसी किताब से आप कर भी गए, ठीक है, तो अगर वैसा का वैसा प्रश्न आया तो ही आप सही कर पाएंगे। इतनी मेहनत मैं क्यों करता, मैं भी आपको MCQs और PYQ की किताब भेज देता या MCQs पढ़ा देता। MCQ से आपका पेपर कभी नहीं निकलने वाला। MCQs और PYQ केवल प्रैक्टिस के लिए होते हैं और वो तब होते हैं जब आपने सिलेबस 100% पढ़ लिया हो। बिना पढ़े MCQs लगाओगे तो क्या होगा, उत्तर ही नहीं बनेगा, डिमोटिवेट हो जाओगे। MCQs की क्लास देखने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, समय बर्बादी है एकदम। वो पढ़ाने वाला भी समय बर्बाद कर रहा है अपना और आपका भी समय बर्बाद कर रहा है। तो सबसे पहला लेक्चर आपको MPLRC में मिलेगा, कैसे पढ़ना है, जो कि आपको मिल ही चुका है, जो आप देख रहे हैं। दूसरा लेक्चर रहेगा, हम सभी अध्याय 19 के 19 और कौन सी अध्याय में कितनी धाराएं हैं, इसको कोरिलेशन से याद कर लेंगे। क्लियर है बात, कौन सी अध्याय में क्या लिखा, धारा में क्या लिखा है, ये अभी नहीं करेंगे। तीसरा लेक्चर जो रहेगा, सभी परिभाषाएं A से लेकर Z5 तक हम कोरिलेशन से याद कर लेंगे। अगला लेक्चर MPLRC की बुनियादी बातों का, मतलब पूरा का पूरा पृष्ठभूमि और इतिहास को हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करने वाले हैं, एक एक अध्याय शुरू करेंगे। जैसे हमने सब कुछ बना लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब एक लेक्चर हमारा शुरू होगा फिर अध्याय 1, ठीक है। अध्याय 1 में हमने कितनी धाराएं देखी उसको तो हमने समझ ही लिया है। अब इन अध्याय, ये जो धारा है, इनको हमको कोरिलेशन से याद कर लेना है। जैसे ही ये मान लो इसमें भले 20 धारा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, है ना। सब कुछ करने के बाद की स्ट्रेटेजी देख लिया, सभी अध्याय 19 और उसमें कितनी धाराएं, कोरिलेशन से याद करने के बाद, परिभाषाएं देखने के बाद, MPLRC की पूरी पृष्ठभूमि देखने के बाद, फिर हम जो शुरू करेंगे, एक एक अध्याय लेंगे, उसके अंदर अब जितनी धाराएं हैं उन धाराओं में क्या क्या लिखा है उसको पढ़ेंगे, मतलब कोरिलेशन से याद कर लेंगे। फिर उसके बाद वाला लेक्चर इन धाराओं को समझने से रिलेटेड रहेगा, इन डेप्थ और ऑथेंटिक तरीके से। इस प्रकार से एक अध्याय हुआ, आपका काम खत्म, अंदर की धाराएं याद और अंदर धाराओं में क्या लिखा है वो खत्म हो गया। अध्याय 2 पर आएंगे। अध्याय 2 में कोरिलेशन से याद ही है, कितनी धाराएं कोरिलेशन से याद है, कौन सी धारा में क्या लिखा है इसको याद करेंगे। और ये याद होने के बाद फिर अगला चैप्टर इस अध्याय की धाराओं को पूरी तरीके से इन डेप्थ और समझने पर निर्भर रहेगा। ऐसे कर करके हर अध्याय के
आपको लेक्चर मिलते जाएंगे और एक ऐसा समय आएगा कि आपको MPLRC पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मैं आपको इतने MCQs दे दूंगा, प्रैक्टिकल वाले, कॉन्सेप्चुअल वाले, फैक्चुअल वाले, कि आप थक जाओगे, बोलोगे सर अब तो हमसे सब बनने भी लग गए हैं, तो अब मत दो टेस्ट, अब हो गया हमारा, अब कुछ और पढ़ लेते हैं। मतलब ऐसे आप मास्टर बेहतरीन तरीके से क्या हो जाओगे, बन जाओगे। मेहनत करनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात है, और इससे अच्छा तरीका आपको नहीं मिल सकता। और देखो, कोई मेरे नोट्स को कॉपी कर सकता है, मेरे तरीके को कॉपी कोई भी नहीं कर पाएगा। तो कुछ पढ़ने के बाद, जैसे हमने MCQ मतलब परिभाषाएं पढ़ ली हमने, वीकली टेस्ट ले लिया केवल परिभाषाओं का, अध्याय 1 का ले लिया, ऐसे अध्यायवार भी आपके टेस्ट होंगे, धाराओं के भी, अध्याय के भी, अंदर क्या लिखा है सब चीजों का होगा। तो एटलीस्ट 500 से ज्यादा MCQs मैं आपको दे दूंगा, 2018 के PYQ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये सब बातें हैं। अब मैं आपको कोर्स से रिलेटेड जानकारी दे देता हूं। देखिए भैया, कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अलग अलग कोचिंग संस्थानों के कोर्स 12-12 हजार, 15-15 हजार रुपए में भी ले चुके हैं, लेकिन जब मेरा एक लेक्चर ही देखा ना उन्होंने, तो 2000 रुपए का और कोर्स ले लिया और दूसरी जगह के नोट्स ऐसे पढ़ना बंद कर दिया, कोर्स से पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ऐसे सामने देख के हम पढ़ेंगे तो हम वो तो खुद ही कर सकते हैं। आपको मैं फिर से बोल रहा हूं, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजते रहता हूं जानकारी, सब चीजें। अभी आपको मैं बताऊं तो हमारा मतलब पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बेहतरीन कंटेंट वाला और सबसे शानदार और सबसे कम फीस वाला कोर्स हमारा, जिसमें पार्ट ए पार्ट बी 100% कवरेज मिलेगा। पॉज करके आप इसकी खासियत पढ़ लो, सब चीजें मिलेगी। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आप घर पे नोट्स भेजेंगे क्या? तो भैया मेरी क्या 2 लाख फीस है क्या? 2000 रुपए फीस है ना, घर पे भी भेज दूं आपको 2000 रुपए में, और घर पर भेज भी दूंगा तो क्या होगा, पढ़ना तो आपको ही है। किसी को आपके घर नोट्स भेज देने से, किताब भेज देने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो भी तो पढ़ना आपको, ये कोई कोचिंग वाला थोड़ी पढ़कर जाएगा उसको, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। आपको जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे, नोट्स मिलते जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट बना सकते हैं। और अगर मेरे लेक्चर देके शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो फिर उससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं। 2000 रुपए में आपको सब कुछ मिल रहा है। 1 सितंबर 2026 से ये क्लासेस शुरू होने वाली है। उसके बाद भी मैं आपको 5 नियम कंप्लीट करवा चुका हूं। पार्ट ए पूरा स्मार्ट स्ट्रेटेजी से आपको मिलेगा, बिना स्मार्ट स्ट्रेटेजी के पार्ट ए आप कवर कर ही नहीं सकते। मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश के इतिहास में इस एग्जाम के लिए इतना बेहतरीन कोर्स नहीं मिलने वाला है। मैं तारीफ करूंगा ही अपनी, लेकिन आप बच्चों से खुद रिव्यू ले लेना, आपको सब पता चल जाएगा। मतलब किसी पटवारी से पूछ लो, आपको ये जानकारी बता ही देंगे कि लेना है तो अमित सर से ले लेना और पढ़ना है तो अमित सर से पढ़ लेना। अब मैंने ये फीस 27 अगस्त 2026 को 50% की बढ़ोतरी वाला मैसेज डाला था, है ना। मतलब 2000 से ये फीस कितनी होना, 3000, ठीक है, ये बढ़ोतरी होनी थी। लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे इस प्रकार के मैसेज किए और बहुत सारे स्क्रीनशॉट ऐसे थे, लेकिन मैं उसको डाल नहीं पाया, मतलब मैं भूल गया डालना। जैसे इन्होंने बोला है कि हमने अन्य साथियों की स्थिति एवं रक्षाबंधन को देखते हुए 5 सितंबर तक जो फीस है 2000 ही रखे, लेकिन मैं 5 सितंबर तक तो नहीं रख पाऊंगा। मैंने बोला है बिल्कुल कोशिश करता हूं, पढ़ाई और पैसे में किसी का नुकसान ना हो, यही कोशिश रहेगी। फिर यहां पर आप देखो, इन्होंने, एक मैडम ने बोला है, बस मेरा निवेदन था कि इस कोर्स को 1 सितंबर तक 2000 ही फीस रखी जाए, ताकि हम नेक्स्ट सैलरी आने पर इसे परचेज कर सके, क्योंकि अभी रक्षाबंधन का समय है, बहुत खर्च है। मुझे ऐसे लगभग मान के चलो 120 मैसेज आए हैं फीस कम करने, कम नहीं, अभी नहीं बढ़ाने के। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इसकी जो फीस है, जो 50% बढ़ जाएगी, 2000 से 3000 हो जाएगी, जो 27 अगस्त 2026 को रात को 12 बजे होना था, वो कितनी तारीख को, 31 अगस्त 2026 को फाइनली रात को 12 बजे 3000 रुपए हो जाएगी। ये बात आपको स्पष्ट तौर पर ध्यान रख लेना है। ये बढ़ना है मतलब बढ़ना है। मैं हर बार बढ़ाता हूं फीस, लेकिन एक ही बार बढ़ाता हूं, फिर कोर्स की सब्सक्रिप्शन ही बंद कर देता हूं। जिसने ले लिया ले लिया,
है ना, क्योंकि अगर मेरे को केवल कमाना होता तो मैं भी 10,000 फीस रखता, आपके घर नोट्स भेजता, आके रीड करके चले जाता, उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि मेरा खुद एग्जाम है, ठीक है। तो सबसे कम कीमत, सबसे बेहतरीन कंटेंट, लेक्चर यूट्यूब पर कुछ है उसको देख लो, कुछ ऐप पर नोट्स है देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा। फिर आपकी श्रद्धा भक्ति लेना है या नहीं, बस समय, सही समय पर लिया गया फैसला ही फायदेमंद होता है। या तो 2,000 रुपए देख लो, या फिर आपका कुछ महीनों बाद नायब तहसीलदार का पद देख लो, जैसी आपकी श्रद्धा भक्ति। आपको कोई भी समस्या है मुझे कॉल मत कीजिएगा, नहीं उठा पाऊंगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ज्ञानदूत ऐप एकेडमी आपको इंस्टॉल करना है। ये लोगो आपको नहीं दिखेगा, वहां पर लोगो आपको एक बच्चे वाला दिखेगा, ज्ञानदूत एकेडमी लिखा होगा ऑरेंज कलर में। ज्ञानदूत एकेडमी डाउनलोड कर लो। कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर रखी है, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर रखी है, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देकर रखी है। तो इस प्रकार से हम एमपी एलआरसी को पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। थैंक यू सो मच।